अन्य सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही मध्य प्रदेश भारत का बहुत तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाला वो राज्य है जहां की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतें न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि मां नर्मदा जो कि हमारी जीवनदायिनी है, क्षिप्रा जी जो कि मोक्षदायिनी है, ताप्ती, केन, बेतवा, इस तरह की नदियां हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाता को, किसानों को समृद्धि प्रदान करती है। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सरकार के उस संकल्प को पुष्ट करता है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न के रूप में देखा है। और यदि भारत के समस्त राज्य इसी दिशा में केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय जब भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और जनसंख्या में सर्वप्रथम देश होने के बाद भी जहां पर मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है, उसके बाद भी भारत दुनिया का नेतृत्व करने में आगे बढ़ेगा। मैं महामहिम के अभिभाषण पर जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हमारी सरकार जो समाज के 4 प्रमुख वर्ग हैं जिनके इर्द गिर्द ही विकास की योजनाएं घूमती हैं और जिन्हें वास्तव में यदि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो उनके अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास जागता है बल्कि समाज को भी दिखाई देता है कि इन वर्गों के जीवन में परिवर्तन आया है। सरकार का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में, समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन ही होना चाहिए और हमारी सरकार इस उद्देश्य को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो, इन चारों का सशक्तिकरण यदि ठीक तरीके से हो जाए तो समाज में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसलिए विकास की जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनके केंद्र में इन 4 वर्गों को रखना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की सरकार भी इन 4 वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमारे नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण योजना चला रही है। युवाओं के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में विवेकानंद युवा शक्ति मिशन बहुत कारगर साबित होगा। किसानों के लिए जो कि हमारा अन्नदाता है और निसंदेह यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों बैठे हैं, लेकिन वो दिन भी सबको याद है, बहुत पुराने सदस्य भी यहाँ पर हैं, जब बिजली के लिए किसान को भटकना पड़ता था और बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो रबी की फसल पैदा नहीं कर पाता था। लेकिन आज किसानों को पर्याप्त 10 घंटे बिजली हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और आने वाले समय में सोलर एनर्जी जो कि प्रकृति के द्वारा हमको प्रदत्त की गई है, आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी की ताकत को समझ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ताकत को समझा और हमारे मध्य प्रदेश में सोलर प्लांट बड़े बड़े सरकार लगाने जा रही है। अभी सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए हैं, 5 हार्स पावर, 8 हार्स पावर, जिसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसान ऑपरेट कर सकता है और इसके कारण उसके बिजली का जो बजट है वो पहले से बहुत कम हुआ है। जब 30 लाख किसानों के खेतों पर सोलर पंप लग जाएंगे तब एक नया कृषि क्षेत्र देखने के लिए हमको इस मध्य प्रदेश में मिलेगा। हमारी सरकार श्री अन्न को प्रोत्साहन दे रही है। आज जो समाज का श्रेष्ठ वर्ग है, जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी श्री अन्न की, मोटे अनाज की महत्ता को स्वीकार किया है। भारत की परंपराओं में भारत की जो मुख्य फसलें हैं उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी ये हमारे पूर्वज खाया करते थे और वो स्वस्थ रहते थे और ये आज अनुसंधान का विषय भी है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे तो आज वहां पर आपको इसके स्टॉल मिल जाएंगे। लोग श्री अन्न को अपने आहार का हिस्सा बना रहे हैं और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार भी श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 3,900 रुपये का अनुदान प्रति हेक्टेयर उन किसानों को देने जा रही है जो अपने खेत पर, अपनी जमीन पर श्री अन्न उपजाना चाहते हैं। यही समाज के लिए एक अच्छा काम होगा क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो ही समाज और देश की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ
कि जो नदी जोड़ों के विषय में बहुत सारी बातें सदन में होती हैं, सपना किसी ने देखा था, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस सपने को मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। केन बेतवा के बाद जब ताप्ती, जो कि हमारे महाराष्ट्र के बुरहानपुर और खंडवा जिले को जोड़ती है, और हम सिर्फ अपने यहाँ के किसानों की या पेयजल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके भी सीमावर्ती जिलों को जब इन नदी जोड़ो परियोजनाओं से पानी मिलेगा, तब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये उक्ति चरितार्थ होगी कि हम अपने यहाँ के लोगों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म भी निभा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। गोवंश हम सबकी चिंता है। निश्चित ही सड़कों पर हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिदिन परिवहन करते हैं। हाईवे और सड़कों पर जो गोवंश फिरता रहता है वो दुर्घटनाग्रस्त भी होता है, और इसलिए सरकार की चिंता जो है, जब तक गोवंश आधारित उद्योग चालू नहीं होंगे, उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट निर्मित नहीं होंगे, तब तक गोवंश के प्रति सकारात्मक भाव समाज में उपस्थित नहीं होगा। धर्माचार्य निश्चित ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रति गोवंश 40 रुपये देने की जो भावना है, वो भी गोवंश के संरक्षण के लिए बहुत कारगर होगी। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से जो हमारे मछुआरा भाई हैं, मध्य प्रदेश में नरेगा और अन्य सारी बलराम तालाब जैसी योजनाओं के माध्यम से जिनके पास जमीन है, उन्होंने अपने खेतों पर 1 एकड़ 1.5 एकड़ के छोटे छोटे तालाब बनाए हैं। कई किसान उनमें कमल के फूल की खेती कर रहे हैं, सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं। ऐसे मत्स्य पालकों के 1,30,000 कार्ड मध्य प्रदेश की सरकार ने, विभाग ने बनाए हैं। निश्चित ही जब काम करते हैं, कोई दुर्घटना